ओ गुलाबी सूट वाली, ओ गुलाबी सूट वाली लड़की। यह सुनते ही मैं ठिठक गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं डर गई थी। पता नहीं क्या बात है जो विशाल मुझे रुकने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा तो वहाँ किसी और ने गुलाबी रंग का सूट नहीं पहना था सिवाय मेरे। विशाल मेरे पास आकर कहते हैं, तुम जूनियर हो ना? मैंने डरते हुए कहा, जी जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने डरते हुए, जी वंशिका, वंशिका यादव। वंशिका? अच्छा लगा यह नाम सुनकर। सुनो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा, ठीक है ना? विशाल की यह बात सुनकर मैं उसे चिढ़कर देखने लगती हूँ, लेकिन सिवाय जी सर के मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ। विशाल फिर वापस चला जाता है और मैं उसे जाता हुआ देखती रह गई। वंशिका, ओ वंशिका। नीलेश ने खबर पढ़ते हुए 5वीं बार जब मुझे आवाज़ लगाई, तब मुझे जाकर उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं तुरंत सारा काम छोड़कर उनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या काम है, क्यों शोर मचा रहे हैं? नीलेश उत्साहित होते हुए कहते हैं, तुम्हारे काम की ही बात है। देखो, शहर में एक बहुत बड़ा पेंटर आया है, उसका पेंटिंग एग्जीबिशन लगा है। चलोगी क्या देखने आज? नेकी और पूछ पूछ, आज ही चलते हैं, लेकिन पेंटर का नाम तो बताओ, क्या नाम है उसका? नीलेश कहते हैं, विशाल सिन्हा। सुनो, मैं शाम को जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, लेट नहीं होना चाहिए। वंशिका सोच में पड़ जाती है, विशाल सिन्हा? विशाल? मैंने दोहराया तो नीलेश बोले, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी। नीलेश कहते हैं, अभी तो तुमने कहा कि तुम जाना चाहती हो। मैंने कहा, वह मैं भूल गई थी कि मुझे मिसेस वर्मा के साथ कहीं और भी जाना है। नीलेश कहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम कल चल लेंगे साथ में। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा मतलब कि आप मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। आपको जाना है तो आप चले जाइए। पता नहीं कल भी मैं जा पाऊंगी या नहीं, तो आप मेरी वजह से फिर नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप आज ही चले जाइए। नीलेश कहते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सरकार, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। नीलेश जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं, मैंने तुरंत अखबार उठा लिया और देखा, विशाल सिन्हा का पेंटिंग एग्जीबिशन। विशाल? मेरा विशाल? मेरे विशाल का पेंटिंग एग्जीबिशन है? तुमने मेरा सपना पूरा कर दिखाया विशाल। अखबार हाथ में लिए मैं अतीत की गहराइयों में खो गई। यह बात उस समय की है जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और विशाल मेरे सीनियर थे। विशाल बहुत ही आकर्षक और ऊंची कदकाठी, चेहरे पर मुस्कान हमेशा होती थी उनके। हमारी क्लास की सारी लड़कियां उन पर मरती थी। कॉलेज की और भी काफ़ी लड़कियां उनको बहुत पसंद किया करती थी और सारी लड़कियों की तरह विशाल भी मुझे बहुत पसंद थे, अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन वह हम पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। मुझे ठीक से याद है कि उस दिन कॉलेज में पेंटिंग एग्जीबिशन था। उस दिन मैं गुलाबी हल्के रंग का सूट पहनकर कॉलेज गई थी। जैसे ही मैं विशाल के सामने से गुजरी तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, ओ गुलाबी सूट। मैंने मुड़कर देखा तो विशाल मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर डर गई। पता नहीं क्या बात होगी। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, तुम जूनियर हो ना? मैंने कहा, जी। मैं उससे बातें करते वक्त काफ़ी डर रही थी, क्योंकि पहली बार था ना, इसलिए। पहली बार बात करते हुए मेरा हाल बेहाल था। विशाल ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, जी वंशिका। अच्छा नाम है तुम्हारा। अच्छा सुनो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारी पेंटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा, ठीक है ना? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन मना नहीं कर पाई। जी सर कहकर हामी भर दी। यह सुनकर विशाल वापस चले जाते हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखती रह जाती हूँ। पेंटिंग कंपटीशन जब शुरू हुआ तो विशाल ने मेरी बहुत ही सुंदर पोस्टर बनाए। मैं विशाल के इस रूप को देखकर चकित रह गई। कुछ देर बाद जब कवियों की प्रतियोगिता शुरू हुई तो विशाल का नाम पुकारा गया, तो विशाल मेरे पास से होकर जाने लगे। तो मैंने पूछा, पेंटिंग तो मुझे देखकर बनाई है, कविता किस पर कहने वाले हैं? विशाल कहते हैं, उसी पर जिस पर पेंटिंग बनाई थी। यह कहकर वो मुस्कुराते हुए कविता के लिए स्टेज की ओर जाने लगे। उनके मुस्कुराने से उनके गालों में गड्ढे पड़ते थे, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। इस तरह छोटी छोटी मुलाकात से हमारी बातों का सिलसिला चल पड़ा। वक्त के साथ हम कब एक दूसरे से प्यार कर बैठे खुद ही नहीं समझ पाए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, न मैंने न कभी विशाल ने। हमने कभी एक दूसरे से इस बारे में बात ही नहीं की। देखते देखते साल बीत गया। विशाल की पढ़ाई पूरी हो गई। मैं जूनियर से अब सीनियर बन गई थी। विशाल अब नौकरी की तैयारी में लग गए और उधर दूसरी तरफ मेरी शादी की बातें घर में ज़ोर शोर से चलने लगी थी।
मैं विशाल के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं विशाल को ही अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन कोई मुझसे पूछता तब तो मैं बताती। लेकिन मैं भी इस बात को लेकर दुविधा में थी कि पता नहीं विशाल मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या वह भी वही सोचते हैं जो मैं सोचती हूँ? मैं विशाल से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर विशाल कभी गंभीर होते ही नहीं थे। वह हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहा करते थे, तो मैं उनसे कभी सीरियस बात कर ही नहीं पाती थी। मैं जब भी उनसे कोई सीरियस बात करना चाहती तो वे मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया करते थे। इसी वजह से आज तक मैं उनसे रिश्ते की बात नहीं कर पाई थी। मैंने कितनी बार विशाल से कहा भी था कि तुम लापरवाह हो, थोड़ा सीरियस रहा करो, लेकिन वह यह बात नहीं समझता है। मैंने कहा था तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन तुम्हें बहुत भारी नुकसान सहना पड़ेगा। जिंदगी में थोड़ा सीरियस रहा करो। लेकिन इस बात को भी विशाल ने हंसी में भुला दिया था। लेकिन मैंने सोच लिया था मैं विशाल से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। एक दिन जब मैं कॉलेज से जल्दी निकली तो विशाल मेरे सामने आ गया। विशाल ने पूछा कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ वंशिका? मैंने कहा आज लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं, तो इसलिए मुझे घर जल्दी जाना है। मेरी यह बात सुनकर विशाल चौंक पड़ा। ऐसा मजाक मत किया करो वंशिका, मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा मजाक? मैं नहीं, तुम करते हो, लेकिन तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती वंशिका। मैंने भी अनजान बनते हुए कहा किसी और से शादी नहीं कर सकती? इसका क्या मतलब है? विशाल ने कहा तुम जानती हो वंशिका कि मैं तुमसे तुम मैं तुमसे क्या तुमसे मुझसे विशाल तब विशाल ने एक ही सांस में कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। यह कहते हुए विशाल की आंखें बंद थीं। कितना मासूम लग रहा था। उसकी इसी मासूमियत पर तो मैं फिदा थी। विशाल ने और पास आकर कहा कि तुम भी वही चाहती हो ना वंशिका जो मैं चाहता हूँ? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर विशाल को लगा कि मुझे लग रहा है कि यह सब मजाक है। विशाल ने कहा तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? मैं सीरियस हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। इतना कहते ही मैं जोर से हंस पड़ी। हंसता हुआ देख विशाल को चैन की सांस मिली। विशाल बोले तुम सब जानती थी, इस तरह अनजान क्यों बन रही थी? पसंद तो मैं तुम्हें करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती कि तुम मुझे भी पसंद करते हो या नहीं। अब चलो मेरे घर वालों से बात करने। विशाल ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा आऊँगा, एक दिन ज़रूर आऊँगा, लेकिन उस दिन जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, इस काबिल बन जाऊँगा कि जब मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से हाथ मांग सकूँ। लेकिन अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे विशाल की बात सही लगी थी तो मैं मान गई। 1 साल बीत गया, लेकिन विशाल को कोई नौकरी नहीं मिली। तब एक दिन मैंने उससे कहा विशाल तुम इतने अच्छे कवि हो, पेंटर हो, फिर इसी को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते? क्यों नौकरी के लिए इधर से उधर ठोकरें खा रहे हो? वह हंसकर बोला मैं भी यही चाहता था वंशिका, पर माँ पापा का सपना है कि मैं भी बड़े भैया की तरह नौकरी ही करूं। उनका मानना है कि कला संतुष्टि तो देती है पर पेट नहीं भरती। मैंने उसकी इस बात से असहमत होते हुए कहा पता नहीं विशाल, पर मैं तुम्हें एक पेंटर के रूप में ही देखना ज़्यादा पसंद करूंगी। तुम्हारी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगे, लोग तुम्हें सराहे, कलाकार के रूप में जाने। मेरा यही सपना है विशाल, तुम्हें पूरी दुनिया जाने, अखबारों में मैगजीन में तुम्हारा नाम छपे। मेरी यही इच्छा है। विशाल ने कहा कुछ और समय तक नौकरी नहीं मिली ना वंशिका, तो मैं तुम्हारा यह सपना ज़रूर सच कर दिखाऊंगा। उसने कहा था। जल्दी ही विशाल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल भी गई। अपने काम में व्यस्त विशाल को अब मेरे लिए कम ही समय मिल पाता था, पर मैं उसका सपना पूरा होते हुए देख खुश थी। तभी पता नहीं कैसे मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। माँ ने कहा कुछ सोचा है कि अगर दूसरी जाति में शादी करोगी तो तुम्हारी छोटी बहन रिंकू का क्या होगा? और चलो हम मान भी जाएं तो क्या उस लड़के के घर वाले अपना लेंगे तुझे? मैंने शांत स्वर में कहा माँ अब चिंता मत करो, अगर वह सच में मुझसे प्यार करता है तो न सिर्फ अपने घर वालों को मनाएगा बल्कि खुद आकर आपसे मेरा हाथ भी मांगेगा। मुझे पूरा भरोसा है उस पर। माँ ने पूछा था पर अगर ऐसा ना हुआ तो? अगर वह सारे रीति रिवाज निभाते हुए मुझे लेने नहीं आया तो जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। पापा ने मेरा साथ देते हुए कहा था ठीक है वंशिका, जैसा तुझे ठीक लगे, हम तो बस तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं। जब मैंने विशाल को इस बारे में बताया तो विशाल ने कहा मैं अभी इस समय अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता हूँ वंशिका, नई नौकरी लगी है, अभी तो मैं अपनी नौकरी में ठीक से सेट ही नहीं हो पाया हूँ। थोड़ा और वक्त दो मुझे वंशिका, मैं ज़रूर बात करूँगा।
मैं झुंझलाकर बोली, समय ही तो नहीं है मेरे पास विशाल। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो अब क्या बहाना बनाकर रोकूं मैं अपने घर वालों को अपनी शादी करने से। बोलो कुछ। और फिर अभी मेरी छोटी बहन रिंकू भी तो है। वह बात बदलते हुए बोला, अच्छा छोड़ो ये सब, सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कंपनी के काम से पेरिस जाना है। विशाल, तुम जाने से पहले बात करके जाओगे ना? वह उलझन भरे स्वर में बोला, कह तो नहीं सकता हूँ, पर कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है, तुम मेरे घर वालों से बात करने अभी मत जाओ, पर जाने से पहले तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में बता देना, ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं। अपने घर वालों से भी कह सकूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बोलो, कर सकोगे बात? कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा था, ठीक है, मैं बात करूंगा। पेरिस जाने से पहले वह मुझसे मिलने आया। मैंने पूछा, विशाल, क्या तुमने अपने घर में हमारे बारे में बात की? उसने बुझी हुई आवाज़ में कहा, हाँ वंशिका, बात तो की है मैंने। पर मेरी बात सुनते ही माँ पापा भड़क उठे। बहुत बुरा भला कहा मुझे। वे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं वंशिका। विशाल की बात सुनकर मैं कांप उठी। मैंने विशाल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, फिर अब क्या होगा विशाल? अब क्या करेंगे हम? कुछ सोचा है तुमने? विशाल ने कहा, नहीं, कुछ सोचा तो नहीं है क्या करना है। पर वंशिका, मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता, और मैं यह भी जानता हूँ कि वह हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें मना भी नहीं पाऊंगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आती दिख रही है। विशाल के मुंह से यह बातें सुनकर मैं चौंक उठी। उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए मैंने कहा, मेरी तरफ देखो। वह अपनी नज़रें नहीं उठा पा रहा था। उसी पल लग गया था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपने होश में नहीं थी। पूरी दुनिया घूमती नजर आ रही थी। सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। एक पल में सब कुछ बदल गया था। उस एक पल में लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। वह बिना कुछ बोले चला गया। जिस विशाल के भरोसे में अपने परिवार से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब मुझे अफसोस हो रहा था। वह विशाल अपना वादा, अपना भरोसा तोड़कर चला गया मेरे सामने ही, और मैं कुछ ना कर सकी। अब अपने घर वालों से नज़रें मिलाऊंगी क्या? अब मैं अपने घर वालों से कैसे नज़रें मिलाऊंगी और क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने परिवार वालों के सामने शर्मिंदा थी। मैं अपने परिवार वालों के सामने सर झुकाए खड़ी थी, सिर्फ विशाल की वजह से। एक समय था जब उसकी बातों की वजह से मुझे हिम्मत हुई थी। मैंने अपने घर वालों के सामने डंके की चोट पर विशाल के बारे में बताया था, और अब एक समय है कि अपना सिर झुकाए शर्मिंदगी से खड़ी हूँ। ना जाने कितनी बातों का तूफान मेरे अंदर घूम रहा था। ना जाने कितनी शिकायतें थी जो मैं करना चाहती थी, कितने सवाल मन में आ रहे थे, और ना जाने कितने ही आंसू मेरी पलकों पर ठहरे थे। पर मैं अपने आंसुओं को दिखा भी नहीं सकती थी। किसी से अपने दिल का हाल बता भी नहीं सकती थी। आखिर किससे कहती, किससे अपने दिल का हाल भी बताती, जो कोई नहीं समझता मुझे। ऐसे ही वक्त पर नीलेश का रिश्ता आया था मेरे लिए, तो मैं भी मना नहीं कर पाई। घर वाले भी राजी हो गए और मैं नीलेश की पत्नी बन गई, और उसके घर की मर्यादा। लेकिन तब से आज तक मुझे बस एक ही सवाल का जवाब नहीं मिला था कि विशाल, तुम मेरे दिल का सुकून हो सकते थे, फिर जख्म क्यों हो गए? तभी दरवाजे की घंटी बजी।